मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वरिष्ठ नेता राम नाईक के 90 वर्ष पूर्ति पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम संपन्न। मुंबई गोरेगांव पश्चिम के स्वामी विवेकानंद मार्ग स्थित FM बैंक्वेट हॉल में आज पद्म भूषण से सम्मानित वरिष्ठ नेता राम नाईक के 90 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में कई संस्थाओं के लोगों ने पूर्व राज्यपाल राम नाईक को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनका सम्मान किया। बता दें कि राम नाईक ने मुंबई के केसी कॉलेज में लॉ डिग्री लेने के बाद बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1964 में भारतीय जनसंघ से जुड़कर समाज हितैषी कार्य करते करते उन्होंने जनता पार्टी में काम किया और सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ भाजपा से जुड़कर कार्य करने लगे। इसके बाद बोरीवली में उनके कार्यों के चलते उन्हें मुंबई सहित देश भर में जनता का प्यार और समर्थन मिला। सन 1978 से सन 1989 तक 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा में आमदार का पद संभाला और 1989 से 2004 तक लोकसभा सदस्य रहे। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में रेल मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जैसे विशेष पदों का कार्यभार संभाला। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इनको उत्तर प्रदेश राज्य के 19वें राज्यपाल पद की जिम्मेदारी दी गई, जिसका इन्होंने 2019 तक भली भांति निर्वहन किया। सन 2024 में देश के उत्कृष्ट पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बता दें कि राम नाईक भारत देश की राजनीति में एक बेबाक और गद्दावर नेताओं में से एक हैं। अपने लंबे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उन्होंने लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी और उनकी कार्यशैली की वजह से राम नाईक के सक्रिय राजनीति से दूर होने के बावजूद भी वे लोगों से जुड़े हुए हैं। बता दें कि FM बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मित्रा महाजन ने की और यह कार्यक्रम बाल योगी श्री सदानंद महाराज जी के सानिध्य से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, RSS के महानगर संचालक सुरेश भगेरिया, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, पूर्व सांसद किरीट सोमैया, जन्मभूमि के संपादक कुंदन व्यास, आमदार विद्या ठाकुर, आमदार अमित साटम, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष देवकी नंदन जिंदल आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन कई संस्थाओं ने मिलकर अपने वरिष्ठ नेता को सम्मानित करने के लिए किया, जिसमें भाजपा नेता जयप्रकाश ठाकुर, संतोष मेडेकर, सुरेंद्र विकल, जयप्रकाश मिश्रा आदि लोगों ने अहम भूमिका निभाई। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर पूर्व राज्यपाल राम नाईक के स्वागत समारोह की यह रिपोर्ट। 90 वर्ष जीवन के पूर्ण हुए हैं और मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ और ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि राम नाईक जी शतायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और 100 वर्ष जब पूरे हो तब हम उनका इसी तरह से, इसी भव्य दिव्य ऐसे ही जन्मदिन मनाएं। और ईश्वर से एक प्रार्थना है कि यहाँ पर जितने लोग भी हैं, मंच पर जितने लोग हैं, मेरे सामने जितने लोग हैं, सभी लोगों को ईश्वर शक्ति दे और उस कार्यक्रम में जो 10 साल के बाद होने वाला है, उस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित रहें। ऐसी ईश्वर चरणी मेरी प्रार्थना है। राम नाईक जी से हम लोग, हमारे परिवार का, हमारा बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना। और अगर मैं राम नाईक जी के बारे में क्या कहूँ, मेरा तो राजनीतिक करियर ही राम नाईक जी के कारण शुरू हुआ। 92 में जब महिला रिजर्वेशन हुआ और महिला रिजर्वेशन में उस समय इतना गोरेगांव में उतनी महिलाएं काम नहीं करती थी और अचानक जब चुनाव, महानगर पालिका का चुनाव आया, तब उस समय हमारी 2 सीनियर महिलाएं, एक महिला अपनी हमारी चिरगुले ताई और दूसरी जोशी ताई, उन्होंने राम नाईक जी से कहा कि जयप्रकाश ठाकुर की मिसेस को चुनाव लड़ा। तब आदरणीय राम नाईक जी ने जयप्रकाश से कहा कि विद्या को चुनाव लड़ा और उनके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत गई और चुनाव भी जीती। और आज तक आप लोग के आशीर्वाद से, राम नाईक जी के आशीर्वाद से मुझे सफलता मिलती गई, क्योंकि उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। आप लोग का तो आशीर्वाद है, मंच का तो आशीर्वाद है, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने चुनाव टिकट दिया, चुनाव जिताया और उसके बाद में उन्होंने जो हम लोगों को गुरु किल्ली दी, जो हम लोगों को ट्रेनिंग दी, मुझे ही नहीं, जो हमारे साथ 10 लोग चुनकर आए थे 92 में, उस समय उन्होंने बताया था। मुझे आज भी वो चीज़ याद है। उन्होंने कहा था कि पब्लिक से कैसे बात करना, ऑफिस में कैसे बैठना, ऑफिस में काम कैसे करना, लोगों से कैसे मिलना और अपना जीवन, जो पूरा जीवन है, उसको कैसे रखना,
और किस तरह से बातचीत करना, किसी का इंसल्ट नहीं करना, और पूरे देश अपने पूरे वार्ड में किस तरह से काम करना, राजनीतिक जीवन कैसा स्वच्छ होना चाहिए, कैसा ईमानदार होना चाहिए, ये चीजें उन्होंने मुझे सिखाई। और उसके कारण जो उन्होंने बताया वो मैंने सीखा, उसको मैंने ग्रहण किया, और आज तक मैं उनके सिखाए हुए मार्ग पे चल रही हूँ। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि राजनीतिक गुरु मेरे हुए हैं, क्योंकि गुरु अच्छा ही सिखाता है, कभी गुरु कोई गलत चीज नहीं सिखाता। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं उनका मन से उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं यही कहूँगी कि जो उनका आगे का जीवन है इसी तरह से समाज सेवा में वो करते रहे, उनका हेल्थ अच्छा हो, और जिस तरह से वो आज जिस तरह से सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो उनका बुक है चरैवेति चरैवेति, और चरैवेति कई भाषाओं में उन्होंने जिनके कार्य हैं उनको मैं अपनी कुछ बातों में पिरोस दूं, ये मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन जैसा कि आदेश हुआ है मैं भी अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। आज हमारे लिए अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का अवसर है कि हम सब मिलकर देश की राजनीति और समाज जीवन में अपनी अलग पहचान रखने वाले हमारे सबके अत्यंत प्रिय श्री राम भाऊ नायक जी को उनके 90वें जन्मदिन की मंगल कामना देने हेतु तथा अभिनंदन करने हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से, चूंकि मेरा समग्र विश्व हिंदू परिषद से रहा है, अतः विश्व हिंदू परिषद की ओर से मलाड में विगत 44 सालों से रामलीला का संचालन करने के लिए श्री रामलीला प्रचार समिति की तरफ से, हरियाणा सम्मेलन की तरफ से और गौशाला केशव षष्ठी गौशाला की तरफ से श्री राम भाऊ को उनके 91वें वर्ष में प्रवेश के लिए हार्दिक मंगल कामना और हम सब के बीच में हमारे आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन सातत्याने करत आहेत यामध्ये। आणि रामभाऊ, आप जियो हजारों साल है कहने के लिए मैं नहीं कह रहा, आपका जीवन ये मैं अगर कहूंगा कि कम से कम 10-12 पीढ़ियों को अपने आप में मार्गदर्शक के स्वरूप में रहा। आज आप 90 साल पूरे कर रहे हैं, 30वें दशक में आपका जन्म हुआ। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप उन बहुत ही गिने चुनों में से है जिन्होंने अंग्रेजों को भी इस देश पर राज करते हुए समझने का प्रयास किया होगा। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में चल रही गतिविधियों को भी कहीं ना कहीं समझने का प्रयास आपका होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद स्वतंत्र भारत का तिरंगा जिस शान से लहराया, उस तिरंगे को सलाम करने वाले पहले युवा पीढ़ी का नेतृत्व भी आपको करने मिला होगा। महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतला साक्षीदार बनण्याचा आपल्याला त्या ठिकाणी संघर्षव्रती म्हणून योग त्या ठिकाणी मिळाला असेल। आणि जनसंघ ते भाजप इस स्थापना के सभी आयामों को आपने जिंदा तरीके से देख लिया है। मैंने इतनी सारी घटनाएं बताई, उसमें स्वतंत्र भारत का आंदोलन यह सबसे ऊंचा और सबसे पहले हमारे लिए प्रेरणादायी है और वो रहेगा भी। उसके बाद मेरे जैसे पीढ़ी को
आज इस सभागृह में ऐसे कितने लोग हैं, ऐसा पूछा जाए कि जिन्होंने प्रभु रामचंद्र का मंदिर अयोध्या जी में ही बनाना चाहिए, इस संकल्प के पहले किसी बैठक में या सभा में उपस्थित रहने का जिनको मौका मिला और उसके बाद अयोध्या जी में राम मंदिर बनाते समय न्यायालय के प्रक्रिया के समय पर उसी प्रदेश का भाग बनकर अयोध्या जी के राम मंदिर में निर्माण के कार्य में सुविधाजनक सेवक बनने का मिला हुआ अवसर और उसके बाद प्रत्यक्ष रूप में प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हुए, वो प्रसंग देखने का सुयोग किसी को मिला तो राम भाऊ आप सौभाग्यशाली, आपको ही मिला। और इसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम और पूरे समय पर मित्रों, जो मैं आगे बात कह रहा हूं बहुत सुनने में तो बहुत छोटी लगती है, जब कोई व्यक्ति उसको जीता है तो उसके सामने कितना बड़ा समय और कितने मोह माया के पास आते होंगे इसकी आप कल्पना करिए। इतने बड़े कार्यकाल में रामबाऊ के जीवन में क्षणिक भी और चावल इतना भी उनके चरित्र पर दाग नहीं लगा। ये रामबाऊ के जीवन की सबसे बड़ी बात। और ये मैं कह इसलिए ले रहा हूं कि सुनना आसान है, इस प्रकार का जीना बहुत कठिन है। मोह माया के पाश में न फंसना, ये कहना बहुत सरल है, सामने जब ऐसे समझता आप भी जानते हैं, लेकिन तभी एक रूल था कि मुंबई के जो अखबार हैं वो सबर्बन ट्रेन में जो अपना पार्सल रखे तो देयर वाज नॉट अलाउड, वो उनकी मंजूरी परमिशन नहीं थी। बोलते उसके लिए अलग आपको पार्सल का रेट देना पड़ेगा। सभी अखबार वाले, मैं दिल्ली में था जब मुंबई आया तो सभी अखबार वाले हमें जब मिले मेरे साथियों, उन्होंने कहा यह तो बड़ी ज़बरदस्ती है। मैंने जाके उनको रामबाऊ को सिर्फ इतना ही बताया, कोई अपना विज्ञापन अपना मेमोरेंडम दिया कि अखबारों की ये बड़ी तकलीफ है। आप मेरी बात मानिए कि 3 दिन में इन्होंने आदेश निकाला कि जितने भी अखबार हैं वो सबर्बन ट्रेन में पार्सल जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए आज पब्लिक में धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं यहाँ धन्यवाद देने नहीं आया हूँ, मैं तो उनके आशीर्वाद देने आया हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि एक श्रेष्ठतम है, सर्वोत्तम है जिन नेताओं में मैंने देखा उनमें। दूसरी बात, रेलवे मिनिस्टर के बाद उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दी। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में रामबाऊ को क्या लेना देना है? सब लोग सवाल करते थे कि क्यों इनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दी गई, इतनी स्टडी चाहिए, बहुत चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ, मेरे मित्र भी जानते हैं और रामबाऊ भी जानते हैं कि अटल जी ने उनको पेट्रोलियम के लिए क्यों पसंद किया, क्योंकि ये खास बात थी। और इसके लिए ये सबसे बड़ा प्रमाण पत्र था जो समझते उनके लिए कि रामबाऊ के सिवा दूसरे कोई को पसंद अटल जी ने किया नहीं था। और इसी तरह उन्होंने जो प्रेस को जब मिलते थे ना, तो नॉर्मली अनकंफर्टेबल क्वेश्चन हो तो नेताजी बिगड़ जाते हैं। ऐसा बहुत सारा अनुभव में हुआ है। लेकिन रामबाऊ के पास कोई भी पत्रकार जाएंगे, कुछ ना भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछेंगे तो हंसते हंसते स्माइल देते हुए जवाब देंगे, टाल देंगे, उसको भी जीत लेंगे। मैंने उनकी कभी ऊंची आवाज़ सुनी नहीं है, ये रामबाऊ की। और मैंने जब उनको देखा कि उनकी बीमारी में से बाहर आए, मैंने देखा था उनका दृश्य, और आज मैं देख रहा हूँ कि रामबाऊ बड़े स्वस्थ हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रामबाऊ सदा शतयुक्त हो, इससे भी ज़्यादा रहे, सबके लिए प्रेरणामूर्ति बने। और जिस तरह उन्होंने सेवा की है, वो सदस्य हो या ना हो, सत्ता में हो या ना हो, लेकिन उनके हृदय में हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र का जो विकास है,
जो उसकी भलाई है उसके बारे में ही उन्होंने सोचा है। जो भी उनके निकटतम संपर्क में आएंगे, संसर्ग में आएंगे, वो कुछ न कुछ बात उनसे सीखेंगे। हमने भी सीखी है। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह बात की जाती है पत्रकारों से या नेताओं से, वो मैंने भी उनसे बहुत सीखा है। तो आज मैं मानता हूँ कि मुझे एक अवसर मिला यहाँ आके उनको प्रणाम करने का, उनके आशीर्वाद देने का, इसके लिए मैं उनका और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। राम बाबू को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सबके नज़रों के सामने शतायुषी हो, 100 साल वो पूरा करे। और 100 साल पूरा करते समय जो उनके चेहरे पर आज तेजी हम सबको देखने के लिए मिलता है, उनका जो एक्टिविटी लेवल है, वो लेवल भी आने वाले 10 साल इसी तरह से बरकरार रहे, ये भी मैं आप सभी की ओर से परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मैं राम बाबू के जीवन के बारे में कहूँ उसके पहले मेरे जीवन को कैसे राम बाबू ने परिवर्तित किया, ये कहना बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं नगर सेवक से लेके या तो उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो मेरा प्रवेश हुआ, उसके बहुत सारे मायनों में अगर एक महत्व का मायना अगर कोई है तो राम बाबू है। क्योंकि राजनीति में प्रवेश करने के लिए तो सिफारिश लेके जाना पड़ता है और बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन मैं राम बाबू के साथ में झगड़ा किया, संघर्ष किया, और उसके बावजूद भी राम बाबू ने मुझे पकड़ के नजदीक किया। मैं काम करता गया। 92 में पहली बार जब चुनाव लड़ने का अवसर आया तो मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो राम बाबू ने पूछा क्यों नहीं लड़ोगे, तो मैंने कहा कि ये 2-3 कारण है। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये कारण अगर आपको पता चलता तो तुमने चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे उन्होंने चुनाव लड़ाया, मैं विधायक बना तो उसमें भी उनका ही बहुत बड़ा योगदान रहा, और मैं सांसद भी बना तो उसमें भी उनका योगदान रहा। वो ये कारण ये है कि राम बाबू अगर तीसरी बार भी चुनाव, अंतिम बार जो लड़ना था, वो भी अगर लड़ने की इच्छा जताते तो उन दिनों के भारतीय जनता पार्टी में कम से कम किसी की ताकत नहीं थी कि आप राम बाबू चुनाव मत लड़ो करके बोलने का। लेकिन राम बाबू ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और इसलिए मुझे चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं सांसद बन गया। यानी नगर सेवक से लेकर सांसद तक मेरा मेहनत, मेरा परिश्रम, मेरा जो कुछ भी है वो तो है ही समझो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो राम बाबू नाइक का है। और ये भोपाल के लिए तो कम से कम राम बाबू वो राम जैसे है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आज इस मंच पर आकर बहुत प्रसन्न इसलिए भी हो रहा हूँ कि बाल योगी सदानंद जी महाराज जब हम छोटे थे तो उन दिनों में बोरीवली से निकल कर वो गए, और उनका जो जीवन इतना लंबा चला, तो उनका भी आज यहाँ पर दर्शन हुआ। सुमित्रा महाजन जी का दर्शन हुआ। रमेश भाई से लेकर जितने भी लोग थे, इतने लंबे समय हम सब लोगों ने काम किया। ये सारे लोगों को एकत्रित करने का काम राम बाबू ने किया, इसलिए उनका फिर एक बार मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं राम बाबू को बहुत ही ऐसे कम कार्यकर्ता नेता होंगे जिन्होंने राम बाबू को बहुत नजदीक से काम करता हुआ देखा, उसमें से निश्चित मैं एक हूँ। मैंने जो कुछ भी 32-33 साल के प्रतिनिधित्व जीवन में उनके कार्य शैली को अपनाया, और जिस प्रकार से वो काम करते थे, जिस प्रकार से वो व्यवस्था के समय लड़ते थे, जो हम लोगों के बारे में उनकी हमदर्दी जो होती थी, उसको मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा। और किसी भी काम को हाथ में लेने के बाद में उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये अगर किसी से सीखना है तो मैंने राम बाबू से सीखा। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन की भी जो उपलब्धियाँ है उसमें राम बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, राम बाबू सामान्य लोगों के लिए भी काम करते थे, राम बाबू मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी काम करते थे, राम बाबू उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी काम करते थे, राम बाबू पुलिस के साथ में भी लड़ते थे, राम बाबू गुंडे बदमाशों के साथ में भी लड़ते थे। ये बहुत सारे कम लोगों को पता होगा, मैं उसका नजदीक का साक्षीदार हूँ। बोरीवली दहशत में तो उन दिनों में जयप्रकाश मिश्रा जी भी बैठे हैं। गोलियां चलती थी और ऐसे गोली चलाने वालों के साथ में लड़ने का काम राम बाबू ने किया, तब ये उत्तर मुंबई आज इस प्रकार का उत्तर मुंबई है। राम बाबू सिर्फ बोरीवली दहशत के लोगों के साथ में लड़े नहीं, मुंबई में जो नामचीन
जो कुछ लोग थे जिनके नाम से मुंबई शहर छापा करता था उन दिनों में, आज भी वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके नाम से आज भी लोग डरते हैं। तो उनके साथ में भी लड़ना, भिड़ना, झगड़ना, पुलिस चौकी तक उनको पहुंचाना, ये करने का काम रामबाबू ने किया। ये कोई बहुत कम लोगों को पता है, ये रामबाबू ने किया। और रामबाबू की विशेषता, आज जो देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी जो टॉयलेट की अगर ज्ञान मूर्ति बात हम करेंगे तो मुंबई शहर में सबसे पहले मुंबई इज ए टॉयलेट सिटी, इस बात को उजागर करने वाले कोई व्यक्ति है तो रामबाबू नायक है, तो रामबाबू नायक है। और फिर उन्होंने विधानसभा में एमएलए लोगों को फंड मिलने का ये प्रारंभ किया, लोकसभा में भी प्रारंभ किया। बहुत बड़ी यादें हो सकती है, तो सुमित्रा जी हम सबको मार्गदर्शन करेंगे उसके बारे में। लेकिन मुंबई शहर, मोदी जी तो सेकंड फेज में आकर फिर ये शौचालय का इतना बड़ा अंबार उन्होंने खड़ा कर दिया, और आज हम सबके लिए गर्व होता है शौचालय की। जब कभी भी बात होती है तो कम से कम मुंबई शहर के जनप्रतिनिधि, नगर सेवक से लेकर जो भी है, उनको रामबाबू को भी याद किए बगैर अपना कामकाज पूरा नहीं होगा। टॉयलेट सिटी को उल्लेख करने वाले रामबाबू। हम तो सेकंड फेज में काम करने लगे, उन दिनों में तो झोपड़पट्टियों में लाइट नहीं हुआ करता, तो लाइट दिलाने वाले रामबाबू। पानी का पाइपलाइन तो उधर उन दिनों में देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन बोरिंग के माध्यम से पानी दिलाया जा सकता है, ये कल्पना लाकर बोरिंग के माध्यम से पानी दिलाने वाले रामबाबू सिर्फ दहीसर से लेके गोरेगांव तक का काम नहीं किया रामबाबू ने, तो रोहिदास पाटिल जी बैठे हैं, भाईंदर में अगर लाइट पहुंचाने का काम किसी ने किया होगा तो रामबाबू ने किया। गोराई मनोरी के लोगों को समुद्र के नीचे से पाइपलाइन डालकर पानी पहुंचाया जा सकता होगा, ये कल्पना रामबाबू की है। और अर्नाला में वहां पर भी जाकर लोगों को लाइट देना, ये रामबाबू ने किया। आज गैस का कनेक्शन जीरो वेटिंग अगर किसी ने किया होगा तो रामबाबू ने किया था उन दिनों में। आज मोदी जी ने तो बाद में सेकंड फेज में सारे लोगों को घर में निःशुल्क कहो या तो कंसेशन रेट में पहुंचाने का काम किया, लेकिन रामबाबू ने पहली बार अटल जी की सरकार आने के बाद में गैस का अगर जीरो वेटिंग किसी ने किया होगा तो रामबाबू ने किया है। ऐसे रामबाबू के नाम पे बहुत सारा एक बड़ा ग्रंथ लिखा था तो रामबाबू ने किया है। ऐसे रामबाबू के नाम पे बहुत सारा एक बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है। इतना बड़ा कामों का अंबार उन्होंने उस समय पर काम किया। हम उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने भाग्यवान हैं कि हमको उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, मैं अकेला इतना सारा बोल सकता हूं, लेकिन बोलने के बाद में भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा काम है। लेकिन मैं मानता हूं कि रामबाबू ने जिस प्रकार का काम किया, आशीष जिलाल की जी के एक बात को हमको माननी पड़ेगी, बेदाग जीवन, इतना बड़ा काम करना, इतना लंबा समय काम करना, और उसके बाद में इस प्रकार से बेदाग नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में अटल जी का, मुझे हंसुआ अडवाणी जी के कार्यक्रम में उन्होंने आया था तो उनका जो वाक्य मुझे आज भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, चदरिया कोरी की कोरी धरनी। समाज ने जो चदरिया दिया था उसमें एक भी दाग लगे बिगड़ कोरी की कोरी धरती, ये अटल जी का वाक्य मुझे आज याद आ रहा है। तो रामबाबू तो उससे भी आगे जाकर उन्होंने काम किया, इसलिए रामबाबू के बारे में जितना भी हम स्तुति करें उतना कम है। मैं अंत में सब यहाँ पर उपस्थित लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको यही कहना चाहूँगा कि प्रामाणिकता और परिश्रम से अगर काम करते हो तो आप कितना लंबे समय तक लोगों के दिलो दिमाग में छाए रहते हो, उसका ये उदाहरण है। 10 साल का गैप गिरने के बाद, रिटायरमेंट को घोषित करने के बाद भगवान की क्या कृपा हो गई, मोदी जी की सरकार आ गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनने का उनको मौका मिलना, ये कितनी बड़ी बात है। और जो भी काम रामबाबू को मिला, रामबाबू ने उसको सोना कर दिया। और रामबाबू ने एक मुसीबत सबके लिए पैदा करके रख दिया कि रामबाबू के जीवन काल में उन्होंने जो भी काम किया वो इतना बड़ा किया उन्होंने, उसके बाद में जो भी आया उसको अगर क्रेडिट लेना है तो उसको उससे बड़ा करना पड़ेगा। इतना बड़ा काम उन्होंने हर क्षेत्र में किया है, ये भी एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं तो रामबाबू का विद्यार्थी हूँ, इसलिए एक विद्यार्थी में प्रोफेसर के बारे में कितना भाषण करना, ये भी प्रमुख सुमित्रा महाजन जी बोलेगी मुझे, इसलिए मैं अपने भाषण को बहुत लंबा ना करते हुए रामबाबू को फिर एक बार शुभेच्छा देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तर मुंबई के लिए नहीं तो पूरे देश भर के लिए आने वाले दिनों में रामबाबू जैसे एक नहीं तो अनेक कार्यकर्ता इस धरती पर जन्म ले, ताकि ये भारत देश को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए मदद रूप हो, ये भावना व्यक्त करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके आदरणीय भी
और लाडले भी, हम सबके परिवार के सदस्य भी, और कुछ मात्रा में डांट डपट कर हमको हेडमास्टर की तरह सिखाने वाले टीचर भी बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही आदरणीय और मेरे लिए तो पितृत्वनीय पद्म भूषण श्री रामबाबू नायक जी, आपको 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको दीर्घायु दे, आपको लंबे समय तक हम सबका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, आपको लंबे समय तक हम सबकी काम को निगरानी भी रखनी है, और आगे चल के जिस प्रकार से आपने 3 बार आमदार, 5 बार खासदार, फिर उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल, और उस बीच न जाने कितने कीर्तिमान प्राप्त किए, एक समय पे 4 मिनिस्ट्रीज के मंत्री होना, देश में पेट्रोलियम मिनिस्टर के नाते, देश में रेलवे मिनिस्टर के नाते आपने हर जो जिम्मेदारी आपको पार्टी ने, देश ने दी, उसमें जो आपने सेवा की, उसके लिए हम सब एक बार खड़े होकर रामबाबू का नमन करें, रामबाबू का धन्यवाद करें। हम सबके बीच उपस्थित सम्मान्य कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, आपका भी इतना लंबा कार्यकाल रहा, राम सबके दिल में, और देखिए कितना अच्छा संजोग है, आज दुर्गाष्टमी के दिन हम रामबाबू का जन्मदिन मना रहे हैं, कल रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्मदिन, रामबाबू के 90 वर्ष पूरे हुए, प्रभु श्री राम 500 साल की लड़ाई के बाद, 500 साल के संघर्ष के बाद अपने घर, अपने जन्मस्थली पर, अपने भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कर प्रभु श्री राम को अपने घर में बिठाया, उसके बाद पहली रामनवमी हम कल मनाने जा रहे हैं, धूमधाम से मनाएंगे। रामबाबू का भी जन्मदिन, प्रभु श्री राम का भी जन्मदिन, इससे अच्छा क्या संजोग हो सकता है। एक तरफ हम सबके मार्गदर्शक, एक तरफ देश और दुनिया के मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्मदिन, मैं समझता हूँ ये डबल हैप्पीनेस, दोनों प्रसंग हम सबके लिए बहुत ही खुशहाली लाने वाले प्रसंग हैं। मैं आपको पुनः एक बार जिस प्रकार से आपने हम सभी कार्यकर्ताओं, और मैं समझता हूँ यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसके जीवन को आपने अलग अलग प्रकार से ना छुआ, आपकी सरल स्वभाव, आपका बेदाग राजनीतिक जीवन, आपने जो नए नए आवाम मुंबई के लिए, देश के लिए किए, चाहे वो बॉम्बे को मुंबई करना, मुंबई का सही नाम फिर लौटाना, चाहे वो लोकल में महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाना, और आप तो जीवन भर रेलवे के संघर्ष करते करते आपको तो रेलवे प्रवासी मित्र का ही दर्जा दे दिया, और फिर ईश्वर भवन में जाना। इसमें मैंने एक बात आपको नहीं बताई कि वो जो ईश्वर भवन का कमरा था, उसमें न टॉयलेट था न उसमें बाथरूम था। तो टॉयलेट के लिए चर्चगेट स्टेशन पर जाना और स्नान करने के लिए जो गराज होता है, वो गराज वालों को बताकर उनका पानी लेकर स्नान करना,
ये मेरा मुंबई का जीवन इस प्रकार से रहा, तो वहाँ से आज मैं कहाँ आया, वो मुंबई के कारण आया। इस प्रकार से राजनीति में काम करने की इच्छा थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम लोगों को विचार रखते समय राजनीति में या कहाँ भी जो भी कोई काम करता है, उन्होंने हमेशा अंत्योदय का विचार करना चाहिए, जो समाज के सबसे नीचे के तबके के है। और मैं आपको बताता हूँ कि 1978 का चुनाव मैंने लड़ा, मार 3 बार आया, 5 बार आया, उसके बाद फिर से दोहराने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। मुंबई में सबसे ज़्यादा 70% वोट्स मुझे मिले, लेकिन 2 केंद्र पर एक पर केवल 2 वोट्स मिले थे और दूसरे पर 3 वोट्स मिले थे। मैंने सोचा इतना भर का वोट देना, ऐसा क्यों, क्या हो? फिर 3-4 दिन जाने के बाद पता चला कि ये कुष्ठ पीड़ितों की बस्ती है और कुष्ठ पीड़ितों को ये बताया गया था कि राम नाईक संघ वाला है और वो संघ वाला होने के कारण तुमको भीख मांगने नहीं देगा और तुम लोग शराब बनाते हुए हो बेकानून, वो शराब भी बनाने नहीं देगा तो तुम लोग भूखे मरोगे। और ऐसा कहने के बाद हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन यही बात मैंने सोची कि मैं आगे लेकर जाऊंगा। सारा तफसील नहीं बताता हूँ, लेकिन कुष्ठ पीड़ितों को यह भी स्थिति थी कि कानून से वो भीख मांग नहीं सकते हैं और बेकानून शराब तो चलना ही नहीं चाहिए। वहाँ से आज मैंने कुष्ठ पीड़ितों के लिए जो विभिन्न काम किए, यहाँ भी कुछ कुष्ठ पीड़ित लोग आए हैं, तो आज सारे देश में कुष्ठ पीड़ितों को अपना मासिक काम चलाने के लिए 2500 रुपया उनको भोजन भत्ता मिलता है। और दूसरा, उनके रहने के घर भी कैसे होते हैं, आप भी मैं पूछूँ तो लगभग सब हाथ ऊपर करेंगे कि कैसे उनका हालत होती है रहने के झोपड़पट्टी में। तो जब योगी जी को मैंने कहा कि योगी जी हर आदमी को झोपड़ी देते समय ये कुष्ठ पीड़ित रह गए, तो कुष्ठ पीड़ितों को भी लिए भी वैसे ही प्रकार से घर बनाकर देना चाहिए। तो सारे हिंदुस्तान में, और उस समय पर मैं उत्तर प्रदेश में राज्यपाल था, तो उत्तर प्रदेश में उस समय पर 3000 घर का लोकार्पण करके मैं आया हूँ। और इसलिए मुझे बताया कि ये अंत्योदय का विचार रखकर मैंने राजनीति में काम किया। और बताया ही गया है कि संसद में वंदे मातरम है, बम्बई मुंबई है, संसद कोश है, वगैरह वगैरह सब आपके सामने बताया है, वो मैंने फिर से कहूँगा। लेकिन और एक व्यक्ति का मुझ पर अधिक परिणाम हुआ, और वह व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य गुरु जी, संघ चालक, सरसंघ चालक, क्योंकि मैं बचपन से संघ में जाता था और जब राजनीति में, तो गुरुजी कभी कभी बोलते समय हम सब स्वयंसेवकों को हमेशा ये कहते थे कि आप इस वक्त संस्कृत का अर्थ समझो कि इदम न मम और राष्ट्राय स्वा, ये मेरा नहीं है और जो भी कुछ है मैं राष्ट्र को अर्पण करूंगा। इस भाव से
समाज में काम करना चाहिए, इस प्रकार का एक मार्गदर्शन गुरु जी का भी होता था। और जो काम किया मुझे बहुत पसंद है। यानी मैं इतना काम किया कि कैसे शब्दों में वो आपके सामने कहूँ या उसके बारे में अभी भी मुझे बराबर ख्याल नहीं आता है, लेकिन मैं आप सबको यदि उचित लगता है तो मैं दो आपके सामने मंत्र कहिए या विचार कहिए वो रखना चाहता हूँ और समाज के काम करने की भूमिका में। पहला तो यह है कि पहला मंत्र वो पढ़ के बताता हूँ। पहला मंत्र यह कि अगर कभी सामने वाला नाराज है, गुस्से में है, तो आप शांति और स्नेह से पेश आइए। यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया, उसका कारण ये था कि 370 कलम और जिस प्रकार से कश्मीर को भारत से अलग रखने का प्रयास चल रहा था, वो इतना था कि हम विश्वास भी नहीं कर पाएंगे आज कि वहाँ जाना है तो जैसे विदेश में जाने के लिए जो करना पड़ता है, वैसे वहाँ चिट्ठी लेकर टिकट लेकर जाना पड़ता था। और देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर भारत का भाग है, कश्मीर में भारत का संविधान चलना चाहिए और कश्मीर में भारत का ही राष्ट्रध्वज चलना चाहिए। इस भूमिका में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनसंघ की स्थापना और सिर्फ भारत में प्रचार करने के लिए कि क्यों भारतीय जनसंघ बना है, इसकी जानकारी देने के लिए वो महाराष्ट्र में दौरे पर आए थे। उस समय पर मैं बीकॉम के तीसरे वर्ग में पढ़ता था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस बात से भारतीय एकता का प्रश्न सामने रखा, तो मुझे लगा कि अपनी पढ़ाई पूरा होने के बाद हमने इसमें कुछ करना चाहिए और इसके लिए एक अपनत्व इस विचार से हो गया और फिर मैं बीकॉम पास हो गया। बीकॉम पास होने की स्थिति मुझे लगता है कि मैंने आपको बतानी चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी को अल्सर हुआ था और उन दिनों में केवल मुंबई के केएम हॉस्पिटल में ही अल्सर का ऑपरेशन होता था। तो अल्सर का ऑपरेशन तो मैं और मेरे छोटे भाई को उन्होंने कहा कि तुमको वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिलिमिनरी के एग्ज़ाम है, बराबर बैठो। मेरे पिताजी हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, तो विद्यार्थी ने कैसा रहना चाहिए। और ऑपरेशन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका 10 दिन के बाद मृत्यु हुआ। तो मैंने मुंबई देखी है, तो इस प्रकार से केएम में पिताजी की लाश है और उसको दादर के स्मशान भूमि तक पैदल जाकर हमने मुंबई देखी है। तो इतना चलने के बाद क्या हो सकता है, उसका भी विचार। लेकिन ये लंबी बात न करते हुए, जिनके यहाँ मेरे पिताजी और माँ
रुके थे और हम बाद में उनके घर में गए तो उनकी माता ने मुझे बताया, देखो राम, प्रिलिमिनरी परीक्षा और तुमको लगेगा कि मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए इसलिए मैं परीक्षा में नहीं बैठूंगा, ड्रॉप लूँगा, तो ऐसा मत कर, क्योंकि पुणे में नौकरी नहीं मिलती है, तो मुंबई आ जाओ, पास होकर मुंबई आ जाओ, मुंबई में नौकरी मिलेगी। तो ऐसे मुंबई में मुझे नौकरी मिली और उन्होंने ये भी बताया, जब तक तुमको नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप मेरे पास रहते थे, रह सकते हैं। नौकरी मिली बेलाड स्टेट में पेड अकाउंट्स ऑफिस में, और फिर वहाँ का मैं चित्र आपको बताता हूँ मेरे अनुभव, क्योंकि बीकॉम पास हुआ था, मुझे LLB करना था, तो रहने कहाँ गई, नौकरी तो मिल गई। तो चर्चगेट के नज़दीक बी रोड पर ईश्वर भवन करके संघ का एक कमरे का कार्यालय था। तो हमको कहा गया कि आप अच्छे स्वयं सेवक हो गया, तो हम रहने के लिए गए। तो सुबह उठने के बाद साइकिल से बेलाड स्टेट जाना, वहाँ ऑफिस होने के बाद शाम को 5:30 बजे निकलना, किसी लॉ कॉलेज में जाना, किसी लॉ कॉलेज 8:30 बजे समाप्त होने के बाद विधानसभा के सामने उस समय पर जो 10 आने के खाने के लिए स्क्वायर मिल कैंटीन में मिलता था, और वो होने के बाद फिर आज़ाद मैदान पर संघ की शाखा चलती थी। लेकिन ऐसा हो जाएगा और फिर क्या बोलना और क्या नहीं, यही विचार में मैं किधर जाऊंगा पता नहीं रहेगा, ऐसा विचार करके मैंने मेरा भाषण लगभग लिख कर लाया है। जन्मदिन मनाना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जीवन भर इतना काम करता रहा कि कई बार, और सच कहूँ तो बार बार मुझे खुद के जन्म दिवस मनाने की फुर्सत नहीं मिली, अर्थात उसका कभी मलाल भी नहीं रहा। लगता है वो सारी कमी दूर कर मेरी झोली स्नेह से भर देने के लिए आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। और मैं आपको धन्यवाद तो दूंगा, लेकिन मैं आपके इसी प्रकार के स्नेह में, मैं तो उसको कर्जा मानता हूँ, ऋण मानता हूँ, रहना पसंद करूँगा। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है और मेरे बाद एक दृष्टि से लोकसभा में मेरी सहयोगी सांसद, जब मैं वो और मैं पेट्रोलियम मंत्री था तो सुमित्रा जी राज्य मंत्री थी और अंततः तो लोकसभा की अध्यक्ष बनी। ऐसे व्यक्ति यहाँ आना, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सुमित्रा जी भी और मेरे बारे में कुछ कहेंगे, और इसलिए क्या कहना मैंने,
इसके बारे में विचार जरूर मैंने किया। और एक बात तो की कि लंबा भाषण नहीं करूँगा, नहीं तो मैंने क्या किया ऐसा कहने के लिए जाऊँगा तो अपने आप में मेरे आदत के अनुसार गाड़ी चलती रहती है, वो आज नहीं चलोगी। और फिर भी कुछ बात कहूँगा ही। आज जिस मंच पर या जिस स्थान पर यह कार्यक्रम चला है, यहाँ से आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो गोरेगांव का पुलिस स्टेशन है और उसके पीछे सिद्धार्थ नगर है, कुछ लोग उसको पत्राचाल भी कहते हैं। तो मैं जब गोरेगांव में आया तब मैं वहाँ चलने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का मुख्य शिक्षक करके काम करता था। और मैं सांता क्रूज के खीरा स्टील वर्क्स फर्नीचर की बड़ी कंपनी थी, उसमें चीफ अकाउंटेंट और सेक्रेटरी करके काम करता था। तो गोरेगांव से वहाँ जाना सांता क्रूज, तो घर से निकलना 12 मिनट के बाद स्टेशन पर पहुँचना, फिर 2-3 मिनट में गाड़ी आई, फिर स्लो गाड़ी सांता क्रूज में उतरना 20 मिनट, फिर वहाँ से पैदल सांता क्रूज फैक्ट्री तक जाना, इसमें 40 मिनट लगभग लगते थे। तो फिर मुझे लगा कि समय का कितना बर्बाद हुआ है। तो मैं पुणे में तो साइकिल ही चलाता, मुंबई में भी चलाता था। तो मुंबई साइकिल पर मैं ऑफिस जाना शुरू किया और 25-30 मिनट में पहुंच जाता था। और उसका मुख्य कारण ये था कि फैक्ट्री 5:30 बजे बंद होती है, तो मैं 6 बजे फिर सिद्धार्थ नगर शाखा का मुख्य शिक्षक के नाते 6 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार के कारण मैं ये काम करता हूँ। और इसी भूमिका में कितने वर्ष गए और मैं कहाँ खड़ा था और आज कहाँ खड़ा हूँ, निश्चित तौर पर ये बात मन में आ ही जाती है। दूसरा इसकी, मैं जब कॉलेज में था 1952-53 की बात है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, वो पंडित नेहरू जी के कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर थे, फिर भी उन दिनों में जनसंघ भी नहीं था, हिंदू महासभा भी नहीं थी, लेकिन ऐसी स्थिति में समाज के काम करने की भूमिका में पहला तो यह है कि पहला मंत्र वो पढ़ के बताता हूँ। पहला मंत्र यह कि अगर कभी सामने वाला नाराज है, गुस्से में है, तो आप शांति और स्नेह से पेश आइए। यदि ये आप करते हैं तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। और आपने गोपाल शेट्टी जी का भाषण सुना, एक झोपड़पट्टी में रहकर काम करने वाले 8-10 लोगों को लेकर मेरे पास आ गए और फिर कार्यालय में थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी, हमको कितना समय रुकना चाहिए,
ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर मैंने कहा कि इन लोगों का काम होने के बाद तब तक आपको रुकना है। वो शांत हो गए, लेकिन ये शांत गोपाल शेट्टी कितना काम करते करते आगे गए, उसका आज उदाहरण मैं आपको बताऊं। तो जब मैंने ये कहा था कि अब इसके आगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने उस समय पर यह भी कहा था कि जो भी पार्टी जो जिसका भी नाम तय करेगी उसका मैं इलेक्शन एजेंट बनूंगा। इसका मैंने कहा था। गोपाल शेट्टी जी को टिकट दिया गया पार्टी ने और मैं उनका इलेक्शन एजेंट बन गया। लेकिन असली बात तो आगे है कि कभी कभी होता है ना, शिष्य गुरु से आगे जाता है। मैं तो 99 का इलेक्शन सारे महाराष्ट्र में मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। बाद में मैं 2 बार हार भी गया, लेकिन गोपाल शेट्टी 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार महाराष्ट्र में उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो गुस्सा किसी का है और समय थोड़ा शांत किया तो क्या हो सकता है। इसलिए गोपाल जी का ही मुझे लगा कि मैं उदाहरण बता। और दूसरा मंत्र ये कि विरोधियों को नहीं, लेकिन विरोध नष्ट करो। दूसरा मंत्र शब्द से जरा ठीक बताना है। तो विरोधों को नहीं, तो उनके विरोध को नष्ट करने का प्रयास करें। जो दुष्ट है उसकी दुष्टता कैसे कम कर सकते हैं, ऐसे करने से ही राजनीति हो या और कोई सामाजिक काम हो, यदि आपको आगे बढ़ना है तो उसी भूमिका में आप बढ़ते हैं तो आप आगे हो सकते हैं। और कभी कभी कैसा होता है, मैंने बताया कुष्ठ पीड़ितों के बारे में, और समाज की सेवा करना है तो फिर कुष्ठ पीड़ित हो या मछुआरों भी काफ़ी आज संख्या में यहाँ पर आए। और इसलिए ऐसा जीवन बिताने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश में, जो प्रदेश से केवल 2 ही राष्ट्र अभी बढ़े हैं, एक अमेरिका और चीन। पहले इंडोनेशिया भी उसमें था, लेकिन अभी इंडोनेशिया भी नीचे गया है और इसलिए केवल 2 ही देश इससे बड़े हैं। और यह बात मुझे इतना ही बताना है कि कई काम जैसे यहाँ के वैसे वहाँ भी गए तो लोगों के नज़रों में जब मेरा रिटायर होने के 1-2 महीने बचे थे तो सब जगह पर इतने समारोह स्वागत क्या ऐसा राजपाट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में कभी। ऐसा सर्टिफिकेट मुझे मिल गया और मुझे आज लगता है कि ऐसे सारे जीवन में काम करने के बाद जो भारत सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा मुझे पद्म भूषण देने का तय किया है, यह अपने आप में एक बहुत काम, और ये वर्ण शब्द उसके ऐसे है कि समाज में विशेष प्रकार का काम करने के लिए ऐसा ये दिया हुआ है। तो मैं भाषण के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मुझे 22 तारीख को दिल्ली में ये कार्यक्रम होगा और उस समय पर मुझे राजपिता और ब्राह्मणों का दोनों का अभिनंदन करती हूँ
नमस्कार करके चले गए। युवा है, मंच पर विराजमान सभी जो बच्चे हैं वो सभी सम्माननीय। आज माननीय रामभोग के लिए बोलने के पहले मैं एक बात बोलूँगी। बहुत ही उल्लेख किए बिना आगे नहीं जा सकती। विशाखा ज्याला मराठीत असं म्हणतात ना, ठाणे तो वडिलांच्या पाठीमागे उभी। तो ऐसी भी कन्या भवती मानवा, ऐसा बोल सकते हैं हम इस लड़की के लिए। एक बात और बताती हूँ, एक समय ऐसा आया कि पार्लियामेंट में मेरे साथ दो राम थे, दो राम। एक हमारे प्रोफेसर, दोनों आपके मुंबई के, एक तरफ हमारे प्रोफेसर रामभोग कापसे, जो वास्तव में मेरे प्रोफेसर भी थे जब मैं रूपारेड्डी कॉलेज में पढ़ती थी, और दूसरे हमारे राम नाइक जी। और दोनों ऐसे विद्वान, अनेक बातें उनसे मैंने सीखी। बैठे बैठे भी बताते थे, कुछ काम करते समय भी बताते थे, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना चाहिए। और उनसे कई बातें ग्रहण करके मैंने काम इस प्रकार से किए। मैं आज को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि उन दोनों से कई बातें सीखी और ऐसे काम कर सकी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 8 बार जीत गई थी। जीतने का फार्मूला, काम करने का फार्मूला इन्हीं लोगों से सीखा है। आज रामभोग के लिए अगर बोले तो एक वाक्य में बात हो सकती है, एक वाक्य में। अत्यंत सुलझा हुआ, अत्यंत सुलझा हुआ सेवाभावी संघ प्रचारक जनता का काम कैसे करे, उसको निर्णयात्मक स्थिति में कैसे पहुंचाए, और पहुंचाने के बाद जनता को भी इस प्रकार से वो बात समझाए, ऐसा विचार काम करने वाला जनप्रतिनिधि, ये सभी विशेष है। और ऐसा ही व्यक्ति आज मुझसे भी 10 साल बड़ा, फिर भी मुझे पूछता है, क्या सुमित्रा ताई तब्येत पाणी ठीक है? म्हटलं खाऊ, तुमच्याकडे बघून मला ठीक राहावंच लागेल, तक्रार करू शकत नाही। आज भी इतना काम करते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति जो मैंने कहा सुलझा हुआ, मैं इसलिए ये बातें मैं 2-3 ही छोटे उदाहरण, चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और मेरे बोलने के बाद आपको एक सुविधा है, आप उठ के जा सकते हो, है ना, इसलिए चिंता मत करो। मगर मैंने जो कहा सुलझा हुआ सेवा भावी संघ प्रचारक और उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि, मैं केवल कुछ उदाहरण दूंगी कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूँगी, हमने कई बार सुना है, अनेक कुछ लोग हैं वहाँ जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं, बाबा साहेब आमटे वगैरह नाम हमने सुने, सेवा करते हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, कुष्ठ रोगी भी मनुष्य है, कुष्ठ रोगी भी इस देश का नागरिक है, उनके बच्चों का भी कुछ अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए। कुष्ठ रोगी गांव के बाहर ऐसे क्यों रहे, सड़क किनारे पड़े, उनको भी मकान मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ते हुए कुष्ठ रोग संघ का अध्यक्ष बनते हुए काम करने वाला मैं हम देख के हैरान हो जाते हैं
हम सभी, आपने भी बहुत यहाँ बोलने वाले बैठे, आमची मुंबई बोलने से कुछ नहीं होता, कई लोग बोलते, मगर जो काम उन्होंने किया, सब लोग बॉम्बे बोलते थकते नहीं थे। पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखे, सरकारी तरीके से उस बात को मंजूर करके सरकार के लेखा जोखा में ला करके बॉम्बे को मुंबई बनाना। ये जनप्रतिनिधि के काम कैसे, मैं सीखी पार्लियामेंट मेंबर के काम क्यों होते हैं। आज के ही पेपर में आया, रेलवे मित्र, उपभोक्ता मित्र, महिलाओं की लोकल तो शुरू की, स्पेशली महिलाओं क्या चाहिए मुंबई की महिलाएं कामकाजी। तो महिलाओं के लिए जब सोचना शुरू किया इस व्यक्ति ने, हम भी महिलाएं हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करते रहते हैं, लेकिन महिलाओं की आवश्यकता क्या है। केवल एक महिला लोकल नहीं चलेगी। ये व्यक्ति ने उस समय, हमें भी आश्चर्य लगा था, ये बात हमारे ध्यान में नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग का बिल, ब्रेस्ट फीडिंग आवश्यक है, अच्छा नहीं है वगैरह सब करके प्राइवेट मेंबर बिल लाना पार्लियामेंट में, ये काम इस व्यक्ति ने किया है, ये सोचने वाला। इसके भी आगे बताऊंगी, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी थी, कमेटियां रहती है ना पार्लियामेंट मेंबर की, उस कमेटी का विशेष रूप से सदस्य, क्योंकि इन्होंने महिला आरक्षण में इतना व्यवस्थित अभ्यास किया था कि विशेष रूप से इनको उसका सदस्य बनाया गया था। ऐसा ये पार्लियामेंट मेंबर चलो। एक और बात बताऊंगी, काम कैसे करना। आप तो उनकी तारीफ करेंगे, हमारे राम, मगर जनप्रतिनिधि के काम कैसे होना, पार्लियामेंट मेंबर के काम कैसे होना, ये वो दिखाते थे। एक और बात उन्होंने, मैंने जैसे कहा, कुष्ठ रोगियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने किया, मुंबई का किया। आज हम सबको गौरव होता है, हमारा देश, ये हमारा देश, मगर उस समय इस व्यक्ति ने सोचा, जिस पार्लियामेंट में हम बैठे, हमारा अपना सदन, स्वतंत्र भारत का ये सदन है, कानून बनाने वाला, मगर इस सदन की शुरुआत, बैठक की शुरुआत हमारे राष्ट्रगीत से क्यों नहीं होना चाहिए। इतने साल बाद इन्होंने सोचा, और हमारे पार्लियामेंट में शुरू में सदन की जैसे ही शुरुआत सेशन की होती है, तो शुरू में जनगण मन, सेशन जब समाप्त होता है तो वंदे मातरम इनके प्रस्ताव के कारण मुझे नहीं मालूम आपको ये अनुभव का परिचय होता हाँ या है कि नहीं, हमारे लिए यह विशिष्ट बात है। और एक तीसरी बात मैं बताती हूँ, 5 बातें बता रही हूँ, फिर समाप्त, कि जो मैंने कहा कि हम 8 बार तो जीत गए, मगर एक बात इन्होंने हमें सिखाई, उन्होंने हो सकता है लोग आगे से सीखा, मगर हमने इनसे सीखा कि जो काम हम पार्लियामेंट में करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि, पार्लियामेंट ऐसा नहीं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, और इसलिए जो भी काम हम साल भर में करते हैं, उसका लेखा जोखा साल में एक बार जनता के प्रति समर्पित करना है। एक रिपोर्ट हमारी होना चाहिए, ये बात हमने इनसे और हमारे नेता अटल जी, अडवाणी जी हमें समझाने लगे, देखो ऐसा काम करना। रामबाबू हर साल अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। आगे तक उन्होंने ऐसा कायम रखा कि पहली बार ऐसा होगा कि राज्यपाल बनने से ही राज्यपाल के रूप में किए हुए कामों का लेखा जोखा किसी राज्यपाल ने
मगर जाने के लिए पहले काम करना पड़ेगा। बताओगे क्या जनता को कि मैंने क्या किया? मगर ये करना, और इस प्रकार मैंने जो कहा सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। मैं जनप्रतिनिधि बन गया तो मेरा काम क्या है? मैं लोगों के प्रति कैसा उत्तरदायित्व मेरा निभाना चाहिए? मैंने प्रचारक की दृष्टि से जो मैंने कहा, संघ के प्रचारक रहे, हर व्यक्ति को उसके पत्र का उत्तर जाना चाहिए, जाना चाहिए। आता है तो उत्तर उसको मिलना चाहिए। व्यक्तियों से मिलना, कभी कभी बोलते थे सुमित्रा नहीं, नाम लेके बोलना चाहिए। वो नाम लेने से अपनत्व होता है। छोटे छोटे तो एक जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए? वो सुलझा हुआ कि मुझे क्या करना है, ये पहले से तय करके उसके अनुसार अभ्यास करके। रेलवे का काम करना यूं नहीं होता, मैंने उन्हीं से सीखा। अभ्यास करके कैसी गाड़ी चल सकती है, कहाँ से जा, उसको किस तरीके से जगह मिल सकती है, क्या मैं पूरा वर्ग एक तैयारी करके इस तरीके से काम करें। एक आखिरी में एक बात बताऊंगी, जब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर बने, आखिरी के 6 महीने मैं भी उनकी राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ काम कर रही। तब मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा नहीं, ये सिखाते थे। मुझे आज भी याद है, आज भी हमें लगता है पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, ऐसा होता है, कैसा होता है। रामबाबू ने मुझे ऑफिस में बुलाया था और सप्ताह में 2 दिन अधिकारी आते थे, बताते थे विश्व में क्या स्थिति पेट्रोल डीजल के भाव की है, हमारे यहाँ क्या हो सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है, स्थिति क्या होती है, ये चर्चा होती थी। और रामबाबू विशेष रूप से मुझे कहते थे, तू राज्य मंत्री है मगर ये सब बातें तुम्हें मालूम होना चाहिए, बैठ गया। बिल्कुल बिठाते थे पास में और बात समझाते थे कि सब समझ गए। ये मैंने उनसे कैसी सीखी ये बताऊंगी। आपको याद होगा बॉम्बे हाईवे एक्सीडेंट हुआ, एक हेलीकॉप्टर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का गिर गया था, लोग उसमें हताहत हो गए थे। तो रामबाबू जब मुंबई आने निकले, मुझे उन्होंने कहा तुम्हें भी साथ चलना है। पहले मुझे लगा ये कैबिनेट मिनिस्टर है, वो जा रहे हैं, सांत्वना देंगे, सब कुछ करेंगे, मुझे क्यों? तो उन्होंने कहा तू चल, मुझे ले आए। और फिर मुझे कहा जो लोग हताहत हुए थे उनके परिवार से हमें मिलना है। वो परिवार में जो महिला है, वो महिलाओं के सांत्वना देने एक महिला मंत्री आती है तो उसका अलग है। मैं तो चाहूँगा मंत्री के नाते, मगर तू एक महिला है, तू आएगी तो ज़्यादा सांत्वना उनको मिलेगी कि एक महिला मंत्री हमें मिलने, महिला का महिला को सांत्वना देना अलग भाव जग, ये संवेदनशीलता। अब ये रामबाबू के जो रूप मैंने आपके सामने इसलिए रखे कि आज इंदौर से निकल करके मैं यहाँ आई हूँ रामबाबू के अभिनंदन समारोह में। केवल उनके फोन पे बुलाने से नहीं, मुझे आना ही पड़ा कि ये सब बातें मुझे आपको बतानी है। ये आपका जनप्रतिनिधि इस तरीके से काम, कई सारे बोलने लगूँ तो बहुत सारे काम ऐसे बता सकूंगी, मगर एक जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए। और इसलिए आज उनका अभिनंदन करके इतना ही कहूँगी। मेरे से बड़े हैं मगर मैं यही कहूँ क्योंकि उनका वो भी संघर्ष आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। जैसे कांच के घर में रहकर कांच के रूम बनाई गई थी, जब बीमार थे उस समय भी काम करते थे, दूर से दिखते थे, हमें केवल देख करके चले जाना। लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाँ मैं बीमार हूँ, मगर इस बीमारी से मैं बाहर आऊँगा, मैं काम कर रहा हूँ, ये भी एक स्वरूप उन्होंने अपना कायम रखे। इतनी बड़ी बीमारी
कि मध्य प्रदेश इंदौर से यहाँ पर आए और उन्होंने हम सबके को मार्गदर्शन किया। मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर, हम सबके नाम सबका पता है, मैं सभी का नाम नहीं लेता हूँ। ये जो जो मंच पर बैठे उनका मैं आभार मानता हूँ। विशेष आभार आप लोगों का, क्योंकि कार्यक्रम 6:30 बजे से शुरू हुआ और 9:30 बज रहे हैं। आप लोग लगातार बैठे रहे, शांति से आप लोगों ने सुना। और पुणे से लोग आए हैं, बाहर से आए हैं। मैंने राम नाईक जी के परिवार के इतने लोगों को पहली बार देखा निशिगंधा, क्योंकि उनके लिए मेरे को 4 लाइनें रखनी पड़ी, बोले इतने लोग आने वाले हैं। तो मैं उनके परिवार का भी स्वागत करता हूँ। मुंबई से आए हुए और मुंबई से बाहर से आए हुए बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ लोग स्वागत भी करना चाहते हैं, हम निश्चित स्वागत करेंगे। लेकिन मैं इतना ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इतने साल राम नाईक जी के साथ काम करने के बाद, जैसा गोपाल भाई ने बताया, हम लोग ने प्यार भी देखा और डांट भी सुनी है। राम नाईक जी का फोन आता है तो डर लगता है कि क्या सुनने को मिलेगा पता नहीं, और कार्यक्रमों की तो भरमार रहती है। तो आज इस गोरेगांव में आप लोगों ने राम नाईक जी के इस अभिनंदन समारोह में सम्मिलित हुए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप आए, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके कुछ लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, निशिगंधा जी तो यहाँ पर हैं, लेकिन विशाखा कुलकर्णी जी जिन्होंने इसके पीछे बहुत मेहनत की थी, किसी कारणवश आ नहीं सकी। अमित मेहता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अवाम की जो व्यवस्था आपने करी। वंदे मातरम।